Brought to you by Techno Camon 30 series. बांग्लादेश और फॉरेन कंट्री या अरब ममालिक में भी अच्छा माल जाता है, लेकिन इनकी पॉलिसी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अधिकतर लोग जुड़े हैं इसमें। ज़्यादातर बनारस में तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा हैं, इस वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आजकल 2 लूम पर 1700 कुछ समथिंग रुपया आ रहा है। अब बुनकर उस लूम का पे करे, पत्ती का पे करे कि अपने जीवन यापन को ये करे। एक आम बुनकर जो है एक मशीन चलाकर कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपया महीना कमा लेता है, जो मजदूरी होती है। उन मजदूरी में यदि वो 1700 रुपया माइनस कर दिया जाए, क्या 4000 में आपको लगता है? आप बताइए, इस महंगाई के दौर में 4000 में एक गरीब बुनकर, एक आम बुनकर अपने जीवन यापन को कर पाएगा? ये पावर लूम पे साड़ी बनती है और यही हम लोगों का ट्रेंड वाराणसी के कपड़ों का रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये साड़ी पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है काम। तो अब इसके लिए क्या रास्ता आने वाले वक्तों में रहेगा, इसी को लेकर तमाम लोग चिंतित हैं। और आपके सामने है, पीछे भी हमने आपको बताया कि एक मशीन काट चुका गया है पहले से, कि अब काम ना होने की वजह से आने वाला समय क्या रहेगा, हम लोगों के भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बनारस की पहचान न केवल धर्म और आध्यात्म की नगरी के तौर पर है, बल्कि यहाँ के ताने बाने से जुड़कर हिंदू और मुसलमान जो अपनी कारीगरी और अपने हुनर के जरिए अपनी पहचान न केवल देश बल्कि दुनिया तक पहुँचाता है। और उस कारीगरी और हुनर का नाम है बनारसी साड़ी, बनारसी ड्रेस मटेरियल। लगभग 4 लाख से ज़्यादा मतदाता अगर सभी समुदाय को मिला लें तो बुनकर बिरादरी से आते हैं और 50,000 से ज़्यादा बनारस में लूम हैं। ये पावर लूम की बात हो रही है, हैंडलूम बहुत ही ना के बराबर हो गया है। बुनकर बिरादरी, बुनकर लोग आखिर क्या सोचते हैं इस बार के होने वाले वाराणसी के लोकसभा चुनाव के बारे में हम आप पहुँचे हैं बनारस के इस आदमपुर इलाके में, जो बुनकर बहुल इलाका है। हालांकि दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर बुनकर मिलजुल कर काम करते हैं और एक आपसी भाईचारे का भी संदेश देते हैं। लेकिन अब बुनकरों के क्या हालात हैं, इनसे जानते हैं सीधे। अपना नाम बताइए। वसीम अहमद अंसारी। वसीम जी, पहले ये बताइए, अभी रोज़गार कैसा चल रहा है और पहले कैसा था, अब कैसा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है या कोई समस्या अभी बाकी है? क्या अच्छाई के बारे में क्या बोला है? जो हालात है बुनकर की, ये सामने है। ये पहले लूम चलाते थे, हैंडलूम का दौर था तो हैंडलूम में काम करते थे। वक्त बदला, पावर लूम में आ गए। अभी ये हालात ये कि टोटो चला रहे हैं। ऐसे कई सारे बुनकर हैं, कम से कम हज़ारों में, कम से कम 4000 5000 बुनकर ऐसे होंगे जो तो आज जीवन यापन के लिए टोटो चला रहे हैं, टाली चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं। ये बुनकर की दुर्दशा है। जब से ये गवर्नमेंट आई है और ख़ास तौर से जीएसटी हमारे पर लादी गई, इसके पहले बनारस हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कभी कपड़े पर कोई टैक्स नहीं था। बीच में 2000 के दशक में अटल जी की सरकार ने वैट लाने की कोशिश की, लेकिन बुनकरों की मांगों पर, बुनकरों की मांगों पर उन्होंने अपनी बात को वापस लिया और वैट फ्री किया। कपड़ा हमेशा से सनद रही है कि वैट फ्री है और जीएसटी फ्री रही है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद खासतौर से बुनकर के बारे में कहा जाए, बनारस का बुनकर कम पढ़ा लिखा होने की वजह से जीएसटी की जो दुश्वारियां हैं, जीएसटी की जो परेशानियां, उनको हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दिनों दिन गिरते गिरते आज इस हालात में है कि बनारस का बुनकर कम से कम 70% लूम्स ऐसी है जो ना के बराबर चल रही हैं। बुनकर अपना जीवन यापन कैसे करेगा जब उसकी लूम्स नहीं चल पा रही है इस मंदी में? और बत्ती के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इसके पहले कई बार से आंदोलन हुए। जो 75 रुपये फ्लैट रेट था उसको जो योगी सरकार ने बढ़ाकर, आपको मालूम ही है, आजकल 2 लूम पर 1700 कुछ समथिंग रुपया आ रहा है। अब बुनकर उस लूम का पे करे, पत्ती का पे करे कि अपने जीवन यापन को ये करे। एक आम बुनकर जो है एक मशीन चलाकर कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपया महीना कमा लेता है, जो मजदूरी होती है। उन मजदूरी में यदि वो 1700 रुपया माइनस कर दिया जाए, क्या 4000 में आपको लगता है? आप बताइए, इस महंगाई के दौर में 4000 में एक गरीब बुनकर, एक आम बुनकर अपने जीवन यापन को कर पाएगा? मैं मीडिया से सवाल करता हूँ, आप बताइए, मानवता के नाते आप बताइए कि 4000 5000 में जो एक बुनकर जिसके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, उसमें अपने बच्चों को खिला ले, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य की दिक्कत है और तमाम दुश्वारियाँ हैं,
मकान का भाव, मकान का टैक्स है और दूसरे टैक्स हैं, उनको देने बाद यदि आपको लगता है कि 5,000 6,000 में बुनकर अपना यापन कर सकता है तो आप बताइए कि यापन कर पाएगा कि नहीं कर बुनकर अपनी आजीविका को पूरी नहीं कर पा रहा है, जो कमाई है वो नाकाफ़ी हो रही है। तो क्या इसकी मेन समस्या की जो जड़ है वो बिजली है जो महंगा किया गया है, या और भी कोई समस्या है? आखिर जो इस बात आपके साथी कर रहे हैं, और भी क्या समस्या है? देखिए, बिजली तो एक समस्या है ही है, लेकिन उससे बड़ी समस्या है ना कि बनारस के बुनकारी पे जो हमारे साथी ने भी बताया कि जीएसटी और बहुत सारी तरह से जो हमें धागों में दिक्कत हुई, और यहाँ पे वाराणसी में हम लोगों के सांसद हैं प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, तो मोदी जी ने भी कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। अभी तो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है बड़ा लालपुर में, उसका फ़ायदा आप लोगों को नहीं मिला? अरे आप पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, घूमते हैं, एक बार जाइए वहाँ पे देख लीजिए वो सेंटर में क्या होता है और उसमें कई लोग हैं और कौन लोग हैं, उसका क्या उपदेश है। वहाँ हज़ारों करोड़ रुपया लगा करके यहाँ जो खोला गया है ना, ये बुनकरों के लिए नहीं है कि बुनकरों को उसका कुछ लाभ मिलेगा। अभी पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब कश्मीर में गए थे तो कश्मीर के लोगों से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आप आइए और यहाँ के सब चीज़ों को खरीदिए ताकि यहाँ के व्यापार को बढ़े। तो आज 10 साल से ये प्रधानमंत्री वाराणसी में, कभी क्या प्रधानमंत्री जी ने बनारस के लिए बताया कि आप यहाँ आइए तो यहाँ की साड़ी ज़रूर खरीदिए, यहाँ के कपड़े को ज़रूर लीजिए। ये देश ही नहीं पूरे दुनिया में ये बहुत नाम है इसका, जो बगैर ब्रांडिंग के पूरी दुनिया इसको जानती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। देखिए आज बहुत दुर्भाग्य, कुछ न कुछ सरकारी मदद आप लोग को जो सब्सिडी मुक्त करके आप लोग को मिलती है, वो तो चाहे मशीनें हों चाहे धागे हों, ये सारी चीज़ें तो सब्सिडी के मतलब वो आपको देना नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। नहीं, कागज़ों पे है सब्सिडी, कागज़ पे है सब्सिडी, लेकिन कोई एक बुनकर को आप मिल के खोजिए बनारस में, या चलिए हम आपको जहाँ कहिए मशीनें जो मिलती हैं उस पर कोई आप लोग को सहयोग? हमने बताया आपको कि कागज़ पे है, कागज़ पे है, लेकिन कोई बुनकर चलिए, जिस घर में कहिए हम आपको लेके चलते हो, कोई बुनकर बता दे कि हाँ हमें मशीन सब्सिडी पे मिली या सरकार के द्वारा मिली। ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, बहुत ही मतलब जीवन व्यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपको जानकारी करा दें, हम तो खुश है इस बात से कि मीडिया कहीं ना कहीं कुछ तो जानकारी के लिए आई है। आज बनारस से बहुत बड़ी लोगों की पलायन हो गया। कहाँ चले गए वो लोग? सूरत चले गए, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी सूरत के, गुजरात के रहने वाले, वाराणसी से सांसद हैं। हम लोग बहुत खुश थे, और हमें इस बात का भी दुर्भाग्य कि हमारा समाज को टारगेट किया जाता है जब चुनाव आता है। क्या मुसलमान मोदी जी का टारगेट होगा, सरकार का टारगेट होगा सिर्फ वोट के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारी बातें करिए, हमारे लिए सब्सिडी दीजिए, हमारे लिए काम करिए। कौन है जो हमें काम देगा और हमारे लिए अच्छा करेगा और उसको लोग वोट नहीं देंगे? काम होना चाहिए तब कहीं जाके वोट। सब्सिडी की बात कर रहे थे तो सब्सिडी किस पे दी? रैपियर मशीन पर। जब मशीन का दौर आया, सेमी में एक मशीन दो तरीके होती है, एक सेमी में ऑटोमेटिक होती है और एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। तो मालूम नहीं संवैधानिक प्रावधान था नहीं, लेकिन सुनने में आया जब पावर लूम का दौर आया तो पावर लूम में बोला गया कि ये सिर्फ प्लेन कपड़ा बनाएगी। जो हैंडलूम होता है ये वार्प से नहीं चलता, वेब से चलता है। तो पहले ये मशीन का जब दौर आया तो सरकार ने कहा कि इस पर सिर्फ प्लेन कपड़ा बनेगा, वेब टू वेब बनेगा, वार्प टू वार्प बनेगा, वेब टू वेब नहीं बनेगा। वेब टू वेब डिज़ाइन बनती है, मतलब सिर्फ प्लेन कपड़े की जो बनाएगी मशीन है उस पर सब्सिडी मिलेगी आपको? नहीं, सब्सिडी ये जो सरकार दे रही है वो रैपियर मशीन पर दे रही है। रैपियर मशीन पर आप जब सब्सिडी देंगे तो हमारा हैंडलूम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो हैंडलूम पे जो साड़ी बनेगी वो 10,000 की मिनिमम लागत पर आएगी, और जब ऑटोमेटिक मशीन पर बनेगी, वो आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन पर बनेगी तो लागत उसकी दिनों दिन और कम हो जाएगी। तो आप 5,000 वाली साड़ी खरीदेंगे कि 10,000 वाली साड़ी खरीदेंगे? किस मशीन पे मिलना चाहिए सब्सिडी? सब्सिडी हमारी कहना है कि हैंडलूम को यदि बचाना है, यदि हैंडलूम को बचाना है तो आप हैंडलूम को प्रमोट करिए, ना कि ऑटोमेटिक मशीनों को प्रमोट करिए। ठीक है, इनका कहना है कि जो मशीनें हैं उस पर सब्सिडी के बजाय अगर सीधे तौर पर बुनकरों को कोई मदद मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम न्याजुल हक। यही कब से आप बिनकारी कर रहे हैं और क्या क्या बिनते हैं? करीब हमको तो हम समझ रहे हैं कि 50 साल तो हो ही गया होगा। पहले हाथ से वीवर हैंडलूम चलता था, वो बिनते थे। धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया, लूम में आ गए। लूम में आने के बाद कुछ तो पोजीशन समझ में आई, चलिए भाई वीवर हैंडलूम से अच्छा इसमें है। ये बताइए 50 साल हो गए तब और अब में क्या बदलाव आया और आपने
50 साल आपने देखे हैं, 5 दशक देखा है, तो अब तब और अब में कितना बदलाव आ गया? अरे तब से अब से भाई साहब कितना बदलाव हो गया। बदलाव ये आ गया कि आज हमारे पास 4 पावर लूम है। 4 महीना से ये खड़ी है, उस पर 400 रुपये का हमने 4 महीना में भी कोई काम नहीं किया। हालात घर की ये है कि रोज़ डेली घर में औरतों से बच्चों से कोई ना कोई वजह के हरदम लड़ाई होती है कि खाना नहीं है, बच्चों को क्या खिलाए। वही पोजीशन अपनी भी है सर, ऐसी बात नहीं है। आप अगर हमारे करीब में होते तो हम आपको दिखलाते कि मशीन गर्दा खा रही, उस पर आज तक 1 मीटर 4 महीना में 1 मीटर कपड़ा क्यों नहीं मशीनें चल रही हैं? अगर मशीनें हैं भी तो क्यों नहीं मशीन चल रही है? क्या जो बाहर की जो कपड़े हैं, जो बाहर के से बनकर साड़ियाँ आ रही हैं, या जो धागे हैं, वो कहीं ना कहीं सस्ते होने की वजह से या अच्छे होने की वजह से बनारस से कंपटीशन नहीं हो पा रहा? जो बनारस का प्रोडक्ट है उससे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाजी नसरुद्दीन। क्या लग रहा है आपको? हमें क्या लगेगा, अब तो भाई हाथ लूम चलवाते थे और चलाते थे, बीनते थे। आज 35 साल से हम होश संभारा, उसके बाद हालात धीरे धीरे ऐसी हो गई कि हमारा सब एकदम बिखड़ गया। 4 बार हार के, हमारे कोई कमाने वाले नहीं, 4 लड़कियाँ थी। हम इतना हालाक हो गए कि एक लूम लगाए, पावर लूम प्लेन, उसमें नहीं पड़ा। खाने की, पीने की सब दिक्कत, पहनने की, ओढ़ने की। तो हमने क्या काम किया, रोड पर आए, टोटो चलाने लगे। अच्छा, आप टोटो चला रहे हैं अब? 2 साल टोटो भाड़े का चलाया, फिर उसके बाद एक टोटो लूम बेच के निकलवाए किस्त पर। जबकि आपके दादा परदादा या कब से आप लोग साड़ी के काम में? एक ज़माने से हाथ लूम का काम होता है, मगर अब ऐसा दिन आ गया कि बस कहने की बातें नहीं और है। आपके बच्चे करना चाहते हैं काम? तो टोटो में भी नहीं, खाने का काम होता है पूरा। तो आपके बच्चे ये काम करना चाह रहे हैं आगे? बच्चे क्या काम कर रहे हैं, बच्चे है ही नहीं है, लड़कियाँ हैं खाली 4 2 की शादी कर दी, 2 हैं पढ़ रही हैं अभी। तो वापस इस काम में जुड़ना चाहते हैं आप? वापस बिनकारी में आना चाहते हैं कि नहीं? अब आना तो चाहते हैं, अगर इस दुनिया में लौट के वापस आ जाए तब, मगर हमें तो स्थिति नहीं दिखा रही है कि आने की तनिक को संभव न, क्योंकि हम लोग के हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हम देख रहे हैं कि 200-300 रुपया टोटो चला के हम कमा के 100 रुपया गैराज का देते हैं, 200 रुपया घर ले जाते हैं। अब बताइए क्या वजह है कि जो डिमांड हो रही है वो कम होती चली जा रही है, लूम बंद हो रहे हैं जैसा बता रहे हैं? क्या वजह है? क्या बाहर का जो माल है, बाहर से जो कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, ड्रेस मटेरियल है, वो ज़्यादा आ रहा है, या बाहर की जो धागे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की पहचान ख़त्म होती चली जा रही है? इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम वसीम अहमद अंसारी है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ का जो भी कपड़ा है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का कपड़ा यही धरा की धरा ही रह जाता है, और यहाँ कोई भी जो भी सरकारें और तमाम में चल रही है, ये कभी भी जो तो टेक्सटाइल मंत्रालय पर ध्यान नहीं दिए। अगर ये ध्यान दे देती है, अगर इस पर तवज्जो दे देती तो आज ये पोल्यूशन नहीं आती। ठीक है, क्या इस बात में सच्चाई है कि जो अगर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया जाए तो कुछ स्थिति सुधर सकती है? क्या पहले से जो एक्सपोर्ट है वो कम भी हुआ है? पहले आप लोग का जो बना हुआ माल था विदेशों में जाता रहा, ऐसा भी हुआ है कि अब कम हो गया है? देखिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है, देखिए एक्सपोर्ट में एक आइटम है आपका कोई तो स्पेसिफिक कलर चाहता है उनको। ये हमारे यहाँ क्या है कि डाइंग प्लांट तो पहले नहीं, हमारे यहाँ ज़मीन पर जो कहना चाहिए, टेक्सटाइल का प्रमोशन की ना होने की वजह से हमारे पास ना तो कोई डाइंग प्लांट बनारस में है। आप पता कर लिए कोई डाइंग प्लांट ऐसा हो जहाँ हम 10-5 हज़ार मीटर कपड़े एक साथ डाई करा सकें। यदि ग्रे कपड़ा का हमको ऑर्डर मिले, हम डाई कराना चाहें, उसको रीडाइंग करना चाहे तो कहीं नहीं करा सकते। यदि धागा एक जैसा 5000-6000 किलो डाई कराना चाहे तो वो भी दिक्कत है। धागा सारे आते हैं सूरत से। एक्सपोर्ट में आप जानते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी की बहुत बड़ा ख्याल किया जाता है। हमको ऑर्डर मान लीजिए 2000 मीटर का आ जाए, हमारा एक जैसा कपड़ा नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे पास एक जैसा धागा डाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, संसाधन की कमी है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट पे काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन सवाल यह है कि अभी की सरकार में ऐसी स्थिति है या कि पहले भी जो सरकारें आई गई उनके में भी कुछ इस तरह की बात थी कि बुनकरों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया? पिछले समय याद आ रहा है कि जब 1999 से 4000 तक सरकार अटल जी की चली थी तो उस टाइम भी कुछ ऐसी दयनीय स्थिति हुई थी।
और उसके बाद मोदी जी आए, बड़ी उम्मीद थी लोगों को, भाई कोई किसी का समर्थक होता है नहीं होता अपनी जगह बात है, लेकिन देश की नीति के हिसाब से देश चलता है और उसी में जनता आवाम चलती है। लेकिन ये 2014 के बाद से दिन ब दिन गिरती गई पोजीशन। आपके पीछे ठीक देखिए, ये पावर लूम काट दिया गया। अब हो सकता है कि इसको भी काट दिया जाए, क्योंकि कोई साधन बचा नहीं है पालन पोषण करने के लिए। छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई पे फोकस करना होगा। आने वाली नस्लें जो है, तो क्या हम जवाब देंगे अपने बच्चों को कि क्या हमने परवरिश की? क्या सरकार को खाली दोष दें? मगर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारे काम को पूरी तरह से ध्यान दे कि वाराणसी में क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं, ज़रा इनसे बात भी करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आप लोग ये बना रहे हैं, इस पर किस तरह के ये मशीन है और इसको किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं। ज़रा बताइए कि ये कौन सा डिज़ाइन है और ये कौन सा कपड़ा है, ये क्या बना रहे हैं आप लोग? ये पावर लूम पे साड़ी बनती है और यही हम लोगों का ट्रेंड वाराणसी के कपड़ों का रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये साड़ी पिछले कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है काम। तो अब इसके लिए क्या रास्ता आने वाले वक्तों में रहेगा, इसी को लेकर तमाम लोग चिंतित हैं। और आपके सामने है, पीछे भी हमने आपको बताया कि एक मशीन काट चुका गया है पहले से, कि अब काम ना होने की वजह से आने वाला समय क्या रहेगा, हम लोगों के भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देख सकते हैं कि इनका जो कहना है, बुनकरों की स्थिति दयनीय है। जो पीछे मशीन कभी चला करती रही वो अब बंद हालत में है, बंद पड़ चुकी है, धूल गर्दे उस पर पड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आप बताइए कि क्या करते हो आप और क्या इस काम में अब कुछ स्कोप रह गया है, आप जानना चाहते हो या किसको दोषी मानते हो? अपना पहले नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई करते करते फिर उसके बाद काम में आ गए हैं, मशीन में, पावर लूम में। पावर लूम बंद पड़ गया है, बैठे हुए हैं, कोई काम हम नहीं है अभी इस समय, तो क्या किया जाए? तो क्या लग रहा है, इसमें कुछ भविष्य तलाश रहे हो, इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है या कुछ और आगे चल के करने की सोच रहे हो? फ़ायदा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अगर सरकार साथ दे दे हम लोगों का इसमें धंधे में, तो हम लोग अपना बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसे ही काम धाम रहा आगे, तो हमें नहीं लगता कि ये कुछ हो पाएगा हम लोगों का। तो जो आप लोग जैसी तमाम जो युवा लोग हैं, यूथ हैं, जो इस काम में आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी लोग लगे थे, आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं आगे? नहीं, करना चाहते हैं। करना क्यों नहीं चाहेंगे? हमारे पूर्वजों का काम है, हम लोग क्यों नहीं करना चाहेंगे इसके? यही तो हम लोगों का बिजनेस है। अगर काम अच्छा हो तो हम करें। बराबर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, मशीन बंद हो रही है, काम कुछ नहीं है। हमारे घर की एक दो मशीन है, आज 3-4 महीने से बंद है। गिरस्ता जो है वो माल नहीं दे रहे, ताना बाना नहीं दे रहे, उनका माल बिक नहीं रहा है। आगे से क्या करेंगे? सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ी बाई कड़ी मिला हुआ है। बस आदमी बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है अभी। हमारे साथ और भी बुनकर लोग हैं जी। किस तरह की बिनाई करते हैं पावर लूम पे, हैंडलूम पे, और किस तरह का आप मटेरियल बनाते हैं? पावर लूम पे साड़ियाँ बनती है जी। मंदी चल रही है, हद से ज़्यादा मंदी है। मंदी और तेज़ी तो आती जाती रहती है, लेकिन समस्याएं क्या क्या हैं आपकी जो जिसकी वजह से आपका कारोबार प्रभावित हो रहा है या बेहतर हो रहा है या बदतर हो रहा है, ये बताइए। प्रभावित जो भारत सरकार है उसकी नीतियों से ज़्यादा प्रभावित है हमारा व्यापार। जैसे क्या क्या? जैसे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो विदेश में हमारा माल अच्छा जाता है। ये लोग बांग्लादेश और फॉरेन कंट्री या अरब ममालिक में भी अच्छा माल जाता है, लेकिन इनकी पॉलिसी इस चीज़ पे ये ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जुड़े हैं इसमें। ज़्यादातर बनारस में तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम ज़्यादा हैं, इस वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बुनकरी के काम में हिंदू मुसलमान तो दोनों ही हैं जी। तो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के ध्यान अगर नहीं देंगे तो नुकसान से मुसलमानों को ही होगा। हिंदू जितना बन रहा है माल, वो हिंदुस्तान में सिर्फ जो है कि इनकी पॉलिसी है कि हिंदुस्तान में खपे। हिंदुस्तान में पूरा माल हमारा नहीं खप सकता, इस वजह से। अब बांग्लादेश, इधर कुछ दिन से बांग्लादेश में बहुत पहले माल जाता था, अब बांग्लादेश
खुद ही जो है कि बनाने लगा, तो इससे असर हमारे बनारस में पड़ा। और बनारस का हर चीज़ महंगा पड़ रहा है, मटेरियल से लेकर सारी चीज़। इसके मुकाबले सूरत जो है हमारे हर चीज़ का डब कर देता है। यहाँ जो भी बनता है, जो भी नई चीज़ हम दिमाग लगा के बनाते हैं, सूरत उसका डब कर देता है, वहाँ सस्ता पड़ता है। अब बनारस के लोग जाएँ कहाँ? बनारस के लोग जाएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। किस तरह के हालात हैं अभी बनारस में बुनकरों के? अपना नाम परिचय दीजिए। हमारा नाम अनवार अहमद पप्पू, पूर्व पार्षद नगर निगम वाराणसी। आप हमारे एरिया में बुनकरों का दर्द जानने के लिए आए, बड़ी खुशी की बात है। मैं सारे लोगों को, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। बुनकर की स्थिति आप जिस तरीके से टहल रहे हैं देखते होंगे कि किस तरीके की होगी। बहुत ख़राब स्थिति बुनकर की है। कारण क्या है कि यह सरकार जो है कपड़े पर फोकस नहीं कर रही है। अगर कपड़े पर फोकस की होती तो ये स्थिति ना हुई होती। थोड़ा बहुत माल हम लोगों का बांग्लादेश की तरफ से एक्सपोर्ट होता था और भी पाकिस्तान से यहाँ वहाँ से जाता था, और सारा एक्सपोर्ट वगैरह इन्होंने बंद कर डाला है। इसके कारण जो है माल यहाँ का उतना खप नहीं पा रहा है, जिसके कारण सारी मशीन खड़ी पड़ी हुई है। जिस घर में 10 मशीन है, 1 मशीन चल रही है, 9 मशीन खड़ी है। एक बेला का खाना पकता है, 2 बेला लोग भूखे रहते। ये स्थिति हो गई है बुनकरों की, क्योंकि इसी पर निर्भर सारे लोग हैं। पूरा परिवार एक लूम पे निर्भर होता है, उसमें सारे लोग लगे होते हैं। हम ज़्यादा बात ना कह के ये कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, गवर्नमेंट तक अगर बात पहुंचाएंगे तो उससे ये कहना है कि गरीबों पर रहम कीजिए, बुनकरों पर रहम कीजिए। आपको बहुत ही दुआ मिलेगी, अच्छा होगा, नहीं तो आप बहुत बुरे घाट जाएंगे। बाकी हम आपको क्या बताएं। तो ये है काशी के, बनारस के वो बुनकर जिनका साफ तौर पे कहना है कि महंगी होती बिजली और साथ ही साथ जो सरकार की तमाम जो नीतियां हैं वो बुनकरों के खिलाफ कहीं ना कहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से इनके हालात दिन पर दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। अगर सरकार इनके बारे में नहीं सोचती है तो ये कला कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।